Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the oxytocin. ऑक्सीटोसिन मेडिसिन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गायनिकोलॉजिकल मेडिसिन है, जो गायनिकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो ऑक्सीटोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीटोसिन मेडिसिन है वो होती क्या है, कैसे इसका फंक्शन होता है, क्या इसके फार्मेकोकाइनेटिक्स होते हैं, क्या इसके फार्मेकोडायनेमिक्स होते हैं, किस किस केस के अंदर हमें ऑक्सीटोसिन उसका यूज़ करना है, किस केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेट रहेंगी। ठीक है, इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, वो सारा कुछ हम देख करके आज की क्लास के अंदर हम ये स्टडी करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन, यहाँ पर जैसे कि आप नाम देख रहे हो लव हार्मोन। ठीक है, लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ऑक्सीटोसिन जो भी पेरेंटल बॉन्डिंग है या बॉन्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, बॉन्डिंग बनाने के लिए किसी भी दो लोगों के बीच में मान लो या फिर माँ और बच्चे के बीच में है, ठीक है, तो उस बॉन्डिंग के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो लव हार्मोन होता है। अगर आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, रूटीन लाइफ में हमसे पूछा जाता है कि लव हार्मोन क्या होता है। ठीक है, तो लव हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन है, उसका दूसरा नाम है लव हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन एक क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, याद रखना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीटोसिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन्स है। ठीक है, ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर होती है, जो पेप्टाइड के बॉन्ड्स बने होते हैं, इसकी वजह से इसको पेप्टाइड हार्मोन बोला गया है। ठीक है, नॉर्मली ऑक्सीटोसिन है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, नॉर्मली ऑक्सीटोसिन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट ये आती है कहाँ, रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन कहाँ हुआ, प्रोडक्शन हुआ हाइपोथैलेमस के अंदर, और इसका रिलीज कहाँ से हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो देखिएगा, नोट कीजिएगा, हाइपोथैलेमस ने इसको बनाया, ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, इसको रिलीज कर रही है। प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पोस्टीरियर, अब एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से रिलीज किया जाता है, रिलीज्ड फ्रॉम विच पार्ट। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से रिलीज किया जाता है, तो कौन से पार्ट से रिलीज किया जाता है, पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज किया जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसको क्या करती है, रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन बनता है हाइपोथैलेमस में और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो पोस्टीरियर लोब होता है या पोस्टीरियर पार्ट होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या होता है, रिलीज होता है। नेक्स्ट वन पॉइंट ये कहता है, नेक्स्ट वन पॉइंट है कि हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका दूसरा नाम क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये दोनों क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर एग्जामिनर घुमाएगा। ठीक है, ये तो सबको याद रह जाएगा, सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ तो याद रह सकती है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन बनता है, लेकिन अगर यहाँ पर ही एग्जामिनर इसका नाम चेंज करके अगर आपको दे देता है, अगर नाम चेंज करके एग्जामिनर है वो नाम चेंज कर देता है, तो क्या होगा, हो सकता है स्टूडेंट्स घूम जाए। ठीक है, कुछ अगर मान लीजिए वो पर्टिकुलर गाइड से पढ़ के आए हो, उस गाइड में सिर्फ पोस्टीरियर के बारे में था, पोस्टीरियर का जो दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस उसके बारे में नहीं लिखा हुआ था, तो उस कंडीशन के अंदर है कि आप उसका आंसर ना कर पाओ। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या नाम है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या नाम है, एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस किसका नाम है,
एंटीरियर का। देखिए याद रखने के लिए याद रखिए, एंटीरियर में ए आ रहा है और एडिनो हाइपोफाइसिस की स्पेलिंग में भी ए, एंटीरियर की स्पेलिंग में भी ए है और एडिनो हाइपोफाइसिस की आई एम सॉरी, एडिनो हाइपोफाइसिस की जो स्पेलिंग है उसके अंदर क्या आ रहा है ए। तो इसके लिए अपन एक ट्रिक काम में ले सकते हैं कि जिसके, ठीक है, जिस स्पेलिंग के साथ ए आ रहा है, दोनों स्पेलिंग्स के अंदर ए आ रहा है, तो वो क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बच गया वो न्यूरो हाइपोफाइसिस है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन है वो क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन का देखिए, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ रोल प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट, इन सोशल बॉन्डिंग। ठीक है, सोशल बॉन्डिंग। एक सेकेंड थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट था कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, हाइपोथैलेमस, प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस और रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरो हाइपोफाइसिस थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो ऑक्सीटोसिन है, वो क्या कर रहा है, उसका मेन फंक्शन होता है किसके अंदर होता है, पहला होता है सोशल बॉन्डिंग। सोशल बॉन्डिंग है, ठीक है, सोशल बॉन्डिंग के अंदर इसका जो मेन रोल है, इसी रीजन की वजह से क्या करता है, ये क्या करता है, हेल्प इन formation of emotional bonding, sorry, help in the formation of emotional bonding between the two individuals, दो लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग का काम कर रहा है। तो ये सोशल बॉन्डिंग के अंदर भी इसका रोल हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जब माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बनती है तो उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। मैं आगे चल के जब जैसे हम आज की क्लास में कंटिन्यू करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊँगा। रिप्रोडक्शन के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर भी ऑक्सीटोसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाइल्ड बर्थ में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिप्रोडक्शन में देखिए ब्रेस्ट फीडिंग में ये काम आता है। ठीक है, यूट्रस के इन्वोल्यूशन के लिए ये काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, तो ये क्या है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, सोशल बॉन्डिंग से, रिप्रोडक्शन है, इन सारी चीज़ों के अंदर क्या है, इसका मेन फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन है। यहाँ पर हम बात करें अभी हार्मोन की, मेडिसिन की बात हमने अभी तक शुरू भी नहीं की है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन मेडिकेशन के बारे में हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन उसके देखा जाए तो मेन फंक्शंस बोल लो या फिर इसका मेन रोल किस किस बॉडी की, या फिर जो इसके रोल क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या हो सकते हैं। एक तो होगा सोशल बॉन्डिंग में, रिप्रोडक्शन में और चाइल्ड बर्थ में इसका क्या हो सकता है, रोल हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन है कि मेल के अंदर ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है तो वो कहाँ होता है, लेडिंग सेल्स। मेल के अंदर जो ऑक्सीटोसिन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है लेडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस। जो टेस्टिस की जो लेडिंग सेल्स होती हैं उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन होता है। किसमें, मेल के अंदर। तो मेल के अंदर अगर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है, मेल के अंदर ऑक्सीटोसिन कहाँ बन रहा है साहब, लेडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस की जो लेडिंग सेल्स है उनके अंदर क्या बन रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बन रहा है। मेल के अंदर भी है और फीमेल के अंदर। आपको ये कहे कि ऑक्सीटोसिन सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है तो आप बता देना कि भाई नहीं, मेल में भी होता है, लेडिंग सेल के अंदर। ठीक है, नीचे डायग्राम जो भी नीचे इमेजेस हैं उनके अंदर ये दिया गया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 1 सेकेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का है तो ये वाला पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे दिखाया गया है, और ये वाला पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या नाम था, हम लिखते हैं यहाँ पे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। आप भी अपनी कॉपी के अंदर जब भी आप नोट्स बना रहे हो बुक के अंदर तो प्लीज़ इसको दोबारा से आप भी लिखिएगा। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम था एडिनो हाइपोफाइसिस। हैंड राइटिंग के साथ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज़। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या नाम था, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो आप देखिए
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनमें देखिए, पहला है एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उनके ऊपर ये काम करता है। और ये कहाँ काम कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। एसीटीएच कहाँ काम करेगा? एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। और एड्रिनल ग्लैंड से क्या कौन से दो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा? ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, साथ के साथ उसके अंदर एड्रिनलिन, ठीक है, और नॉर एड्रिनलिन का सिंथेसिस भी होता है। नेक्स्ट वन है आपका ग्रोथ हार्मोन, जीएच। एक सेकेंड, ACTH काम कर रहा है कोर्टिकोस्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और दूसरा दिखाते हैं अभी आपको, हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं ताकि अलग अलग कलर का यूज़ करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ हार्मोन कहाँ काम करता है? ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग है वो हार्मोन काम करता है लीवर के ऊपर करता है, ताकि पूरी बॉडी की ग्रोथ हो सके, पूरी बॉडी के सिस्टम पे वर्क करता है ताकि वो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। देखिए, सोमेटोस्टेटिन का सिंथेसिस कर रहा है, गलत, सॉरी कलर है उसने हाइड कर दिया सब कुछ। ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन की क्या कर रहा है? सोमेटोस्टेटिन का सिंथेसिस कर रहा है। जो सोमेटोस्टेटिन है वो क्या कर रही हैं? बोन और टिश्यूज की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। वो बोन और टिश्यूज को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है ताकि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट हार्मोन निकल रहा है एफएसएच। एफएसएच क्या कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये मेल में तो क्या कर रहा है? मेल में तो स्पर्म्स के स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में क्या करवा रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है? एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या कर रहा है? स्पर्म्स के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। मेल के अंदर ये अभी स्पर्म्स के प्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है? फीमेल के अंदर ये क्या कर रहा है? फॉलिकल्स के डेवलपमेंट, जो ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उनके डेवलपमेंट को ये काम कर रहा है, उनके डेवलपमेंट के लिए ये मेन फंक्शन कर रहा है। ठीक है, फॉलिकल्स का प्रोडक्शन कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकल रहा है, वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है, फॉलिकल्स पे एक्ट करके उनको क्या करवा रहा है? रिलीज करवाता है, ओवुलेशन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करवा रहा है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर वो ओवुलेशन के अंदर हेल्प करता है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। सब जानते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है मिल्क के प्रोडक्शन के अंदर। वो फीमेल ब्रेस्ट पे जाकर के वो क्या करवा रहा है? लैक्टेशन में हेल्प करवाता है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं उनका कहाँ कौन सा उनका टारगेट ऑर्गन है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या कह रही है, उससे कौन कौन से हार्मोन्स है वो दिखाते हैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकल रहे हैं। याद रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? वेसोप्रेसिन, जो कि किडनी पे जाकर के एक्ट करेगा, और किडनी पे जाकर के क्या एक्ट करेगा? वाटर और सोडियम का रिटेंशन है वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा हार्मोन निकल रहा है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या कर रहा है? यूट्रस पे है, अगर वो यूट्रस पे एक्ट करेगा तो वो लेबर में हेल्प करेगा, मतलब जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को वो क्या करेगा? प्रमोट करेगा, जिससे डिलीवरी इजीली और अच्छे से हो सके। और अगर यही ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट पे एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? मिल्क इजेक्शन का रिफ्लेक्स, मतलब मिल्क, दूध को बाहर निकालेगा। जो भी मिल्क है, जो भी फीमेल ब्रेस्ट के अंदर जो भी मिल्क बना हुआ है उसको क्या करेगा? बाहर निकालने में मदद करता है। प्रोलेक्टिन मिल्क बनाता है और ऑक्सीटोसिन उस मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ब्रेस्ट के ऊपर एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दोनों जो एक एक हार्मोन है, कौन कौन से देखिएगा। मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन करना है तो आपको चाहिए प्रोलेक्टिन।
मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन मिल्क के इजेक्शन के लिए या फिर मिल्क के रिलीज होने के लिए, ठीक है, मिल्क के रिलीज होने के लिए मिल्क इजेक्शन, मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? मिल्क के इजेक्शन के लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यही बताया गया है कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे टारगेट इश्यूज हैं, उनके बारे में मैंने दोबारा से इस इमेज को ऐड करके, ताकि आप थोड़ा सा इमेज बेसिस तरीके से आप इजीली समझ पाएं, ठीक है। ये देखिए, दोबारा से देखिए, ठीक है। इसमें देखिए आप कि ये है हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जूम कर देता हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एडीएच हो रहा है और ऑक्सीटोसिन हो रहा है, ठीक है। तो एडीएच क्या कर रहा है? एडीएच तो कर रहा है, एडीएच क्या कर रहा है? किडनी पे काम कर रहा है, स्वेट ग्लैंड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है, ठीक है, जो क्या करता है? वाटर बैलेंस का काम करता है। एडीएच का काम क्या है? ये वाटर बैलेंस करेगा, सोडियम और वाटर के लेवल को क्या करता है? बॉडी के अंदर ये बैलेंस करके रखता है। नेक्स्ट वन है फीमेल, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है। इसके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? यूट्रस होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, यूट्रस होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये सारे इसके टारगेट ऑर्गन्स है। हम यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को मैंने पहले ही आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के एक्शंस की, कि ऑक्सीटोसिन के क्या क्या एक्शंस होते हैं, ठीक है। जो भी ऑक्सीटोसिन है उसका यूज करने का पर्पज या उसके कौन कौन से एक्शंस होते हैं वो देखिए। ऑक्सीटोसिन के जो एक्शंस होते हैं उनमें देखिए कि ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है। ऑक्सीटोसिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अंदर क्या क्या बढ़ाएगा वो देखिएगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अंदर ये क्या क्या बढ़ाता है? इंक्रीज द फोर्स भी बढ़ा देगा, ठीक है। जो प्रेशर, जिस प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं वो उस प्रेशर को भी बढ़ाएगा, साथ के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और साथ के साथ क्या करेगा? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको भी इंक्रीज कर देगा। कम समय में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाएंगे, ठीक है। कम समय में क्या होंगे? ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, जो ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो आने लग जाएंगे, ताकि, और साथ के साथ क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रेशर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जो बच्चा है, जो यूट्रस है, वुम्ब है, यूट्रस के अंदर जो बच्चा है वो नीचे की तरफ लेट डाउन रिफ्लेक्स के थ्रू, ठीक है, वो डिसेंट होना शुरू होगा और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ प्रोग्रेस करता है, ठीक है। जो मेन यूट्रस के ऊपर जो मेन इसका जो क्या बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है यूट्रस के ऊपर, उसमें देखिए उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो मेन मैकेनिज्म ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन जैसे ही मायोमेट्रियम के ऊपर जाता है, मायोमेट्रियम में जाकर के एक्शन करता है, वहां पे क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। क्या बढ़ा रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, और ये केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। एंडोमेट्रियम में जाकर के ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस, और ये क्या कर देंगे? यूट्रस के अंदर क्या कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन है, आपने क्या किया? ऑक्सीटोसिन दिया, ऑक्सीटोसिन गया, ऑक्सीटोसिन चला जाकर के कहाँ काम कर रहा है? मायोमेट्रियम के ऊपर, मायोमेट्रियम प्लस एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के ऊपर काम कर रहा है। अब ये काम क्या कर रहा है? ये क्या करेगा? इन दोनों लेयर्स के अंदर क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन शॉर्टली लिखूंगा यहाँ पे, शॉर्टली लिखूंगा। ये क्या करेगा? जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, उनके सिंथेसिस को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करेगा उस वजह से क्या होगा? वहां पे क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन से वो डेवलप होना शुरू हो जाए थे, और कॉन्ट्रैक्शंस का डेवलपमेंट क्या हो जाता है? वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरे के पूरे जो भी यूट्राइन कैविटी है, यूट्रस है, पूरे की पूरा यूट्रस है, उसके ऊपर एक्शन करके ये क्या कर रहा है? यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट
कर रहा है, ठीक है। तो यूट्रस के ऊपर इसका मेन एक्शन है, ये फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेस्ट के ऊपर, ठीक है। ब्रेस्ट के ऊपर इसका क्या मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है या कैसे ये काम करता है वो देखिए। ब्रेस्ट के ऊपर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ब्रेस्ट के ऊपर ऑक्सीटोसिन करता है मायो एपिथीलियम, जो ब्रेस्ट टिश्यूज की, ठीक है, जो मायो एपिथीलियम होती है, ब्रेस्ट टिश्यू की जो मायो एपिथीलियम होती है, उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स है, मेमोरी ग्लैंड्स का जो क्या है मायो एपिथीलियम है, उसके अंदर क्या करता है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है। कहाँ कोज कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड की मायो एपिथीलियम में ये क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड के बाद में क्या आएगी, मेमोरी ग्लैंड और उसकी मायो एपिथीलियम, याद रखिएगा, टारगेट साइड याद रखिएगा, मायो एपिथीलियम पे वर्क करके वहाँ पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा, और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कोज होंगे तो उससे क्या होगा, जो मिल्क इजेक्शन का रिफ्लेक्स है वो, ठीक है, वो डेवलप होगा, और मिल्क इजेक्शन के साथ वो दूध है वो बाहर की तरफ बच्चे के मुंह में आने लग जाता है, ठीक है। मिल्क इजेक्शन का रिफ्लेक्स है वो कब स्टार्ट होता है या इनिशिएट किया जाता है, जब बच्चा ब्रेस्ट को शक करता है, एरियोला को अपने मुंह के अंदर लेकर के अच्छे से उसको शक करता है, तब मिल्क इजेक्शन का रिफ्लेक्स है वो डेवलप होता है, और उसी के साथ दूध है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो देखिए इसमें ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मायो एपिथीलियम ऑफ मेमोरी ग्लैंड की, मेमोरी ग्लैंड की जो मायो एपिथीलियम्स है वहाँ पर जाकर के वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, एक्शन कोज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कोज कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन कोज करने की वजह से क्या हो रहा है, मिल्क का इजेक्शन हो रहा है, ठीक है। और मिल्क का इजेक्शन है वो मोस्ट कॉमनली स्टिमुलेट, किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, इनिशिएटेड किया जाता है, ठीक है, शकिंग, इनिशिएटेड बाय द शकिंग बाय द इन्फेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है, अब ये ऑक्सीटोसिन क्या काम कर रहा है, देखो ऑक्सीटोसिन गया, ऑक्सीटोसिन जाने के बाद ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, मायो मेमोरी ग्लैंड में गया, मायो एपिथीलियम ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा हूं, मायो एपिथीलियम ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, मायो एपिथीलियम ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ गया, मायो एपिथीलियम ऑफ मेमोरी ग्लैंड में गया, और वहां पर जाकर के क्या करवाए, कॉन्ट्रैक्शन करवाए, वहां पर जाकर क्या करवाए, उसने कॉन्ट्रैक्शन करवाए, और इन कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प की वजह से क्या हुआ, इजेक्शन ऑफ, इन कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प की वजह से क्या हुआ, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इन कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प की वजह से वहां पे क्या हो गया, इजेक्शन ऑफ मिल्क है वो इनिशिएटेड हो गया। तो देखिए यहाँ पे मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, अलग से भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है वो क्या हो रहा है, जैसे ही बच्चा आकर के, जैसे ही बच्चा आता है और बच्चा आकर के क्या करता है, शकिंग रिफ्लेक्स डेवलप करता है, ठीक है। जैसे ही बेबी शकिंग करता है, निप्पल को शक करता है, निप्पल को शक करेगा तो जो शकिंग के थ्रू जो स्टिमुलेशन मिल रहा है, ब्रेस्ट टिश्यूज को जो स्टिमुलेशन मिल रहा है, उस स्टिमुलेशन के थ्रू क्या जाएगा, नर्व रिलीज, नर्वस सिस्टम के पास वो स्टिमुलेशन जाएंगे, स्टिमुलेशन जाने से क्या होगा, वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कहाँ से होगा, हाइपोथैलेमस रिलीज कर, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होगा, और कहाँ होगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाकर के क्या होगा, वहाँ से वो रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा ब्लड स्ट्रीम में, वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में आएगा, और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में आकर के वो अपने टारगेट टिश्यू ब्रेस्ट टिश्यू पे आएगा। ब्रेस्ट टिश्यू में कौन सा उसका टारगेट टिश्यू है, यहाँ पर देखिए मायो एपिथीलियम, यहाँ पर देखो, ठीक है, मायो एपिथीलियम के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, मायो एपिथीलियम में आएगा। मायो एपिथीलियम में आने के बाद क्या होगा, देखो मायो एपिथीलियम में आने के बाद क्या होगा, जो भी एरियोला, एल्वियोलाई और जो भी मायो एपिथीलियम के जो भी टिश्यूज हैं, जो एल्वियोलाइज हैं ब्रेस्ट के अंदर, बहुत सारे एल्वियोलाइज होते हैं, उन एल्वियोलाइज में क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो मिल्क है वो नीचे की तरफ, जो मिल्क है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। नीचे की तरफ आएगा तो उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो बच्चा क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा, बच्चा क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, उसको क्या बोलते हैं, पी लेता है वो, ठीक है। तो ये सारा है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग के एग्जामिनेशन में, और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि मिल्क इजेक्शन कैसे होता है, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो मिल्क इंजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये सारे आपको पॉइंट्स वो क्लियर होने चाहिए
क्योंकि बहुत ही इजी से पॉइंट है, लेकिन कई बार हम लोग इनको पढ़ने में मिस्टेक करते हैं और मिक्स कर देते हैं, और जिससे हम जो भी क्वेश्चन है उसको गलत कर देते हैं। गलत कर देते हैं तो हमारा गलत का नंबर कटा, साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग में भी हम नेगेटिव होते होते बाहर आ जाते हैं, रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल रख के पढ़िएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो, एसोसिएट करके पढ़ो, चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ के कोरिलेट करके पढ़ो, इससे काफ़ी लंबे टाइम तक हम याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हमने अब तक ऑक्सीटोसिन के क्या देखे हैं, ऑक्सीटोसिन के 2 जगह एक्शन देख लिए। यूट्रस के अंदर भी फोर्स कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। और ब्रेस्ट के अंदर क्या कर रहा है, मायोएपिथेलियम है जो ब्रेस्ट टिश्यू है, मेमोरी ग्लैंड की जो मायोएपिथेलियम है उसके अंदर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट वन सिस्टम आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या फंक्शन होता है वो देखिएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो फंक्शन होता है वो है कि ये क्या करता है, कन्वेंशनल डोज, जो नॉर्मल डोज हॉस्पिटल्स में यूज की जाती है, कन्वेंशनल का मतलब है जो नॉर्मल डोज है, नॉर्मल डोज अगर आप दे रहे हो पेशेंट को तो उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, नो इफेक्ट। ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कार्डियक सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं है अगर आप नॉर्मल जो रूटीन डोज दे रहे हो। बट इफ यू आर यूजिंग हायर डोज, देन अगर आप हायर डोज यूज कर रहे हो देन इट में कॉज वेजोडाइलेशन, देन ये क्या कर सकता है, वेजोडाइलेशन कॉज कर सकता है। तो वेजोडाइलेशन अगर कॉज हो गया तो वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, देखिएगा वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, अगर वेजोडाइलेशन कॉज होता है तो वेजोडाइलेशन क्या कॉज करेगा, हाइपोटेंशन, वेजोडाइलेशन क्या कॉज करेगा, हाइपोटेंशन कॉज करेगा। हाइपोटेंशन कॉज करेगा तो हो सकता है पेशेंट है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मली ऑब्स्टेटिकल जो डोज होती है, जो ऑब्स्टेटिक्स में जो यूज़ की जाती है, जो गायनिकोलॉजिकल के अंदर जो यूट्राइस के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को इंप्रूव करने के लिए जो डोज यूज़ की जाती है वो कार्डियक सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट अगर यही डोज आप बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर दो, ऑक्सीटोसिन की अगर आप हायर डोज यूज़ कर रहे हो तो उस कंडीशन की हो सकता है कि वहाँ पे हायर डोज में ये क्या करेगा, वेजोडाइलेशन कोज करता है, और वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन, और ज़्यादा देर तक अगर हाइपोटेंशन है तो पेशेंट है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। साथ के साथ जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो नई डिवाइसेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आईपैड पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको एक डिजिटल बोर्ड का एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, डिजिटल बोर्ड जैसी फीलिंग आ रही होगी, और आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी अब आपको लिख के, ठीक है, फ्लो चार्ट्स के थ्रू प्रोसेस को समझा सकता हूँ। आई होप अगर आपको कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए और बना सकूँ। नेक्स्ट वन है किडनी, कि किडनी पे ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होगा, ठीक है। तो किडनी पे बात करें, किडनी के फंक्शंस की बात करें अपन कि किडनी पे ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होगा, तो देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन निकल रहे थे, 2 हार्मोन, कौन से, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन है, अगर नॉर्मल डोज में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कन्वेंशनल डोज अगर आप यूज कर रहे हो उसमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, किडनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कन्वेंशनल जो नॉर्मल रूटीन डोज जो रूटीन डोज होती है ऑब्स्टेटिक्स के लिए जो यूज़ की जाती है वो अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट इफ़ यू आर यूजिंग बट इफ यू आर यूजिंग हायर डोज, अगर आप हाई डोज यूज कर रहे हो तो ये क्या करता है, एडीएच के लाइक इफेक्ट कोज कर देता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और ठीक है, यूरिन आउटपुट और सोडियम के रिटेंशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। देखिएगा एडीएच का क्या मतलब है यहाँ पे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, सोडियम प्लस वाटर का क्या करता है, रिटेंशन, सोडियम और वाटर का क्या कर रहा है, ये रिटेंशन कर रहा है। सोडियम और वाटर को क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक। अगर आप ऑक्सीटोसिन की कन्वेंशनल डोज यूज कर रहे हो तो इसका किडनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट अगर ऑक्सीटोसिन की अगर हायर डोज यूज की जा रही है तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन है वो एडीएच के लाइक वर्क करे। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, सोडियम और
वाटर की रिटेंशन को बढ़ाता है, सोडियम और वाटर। यानी कि ये क्या करेगा, किडनी के जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, लूप ऑफ हेनले हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, लूप ऑफ हेनले हैं, कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ से वो क्या करता है, वाटर और सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। वाटर और सोडियम का रिटेंशन होगा तो क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है, कार्डियक प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, लंग्स में एडिमा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाद में कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हम देखने को मिल सकती है। बट अगर कन्वेंशनल डोज यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। अगर किसी स्टूडेंट को क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन के जो नॉर्मल रोल्स हैं, नॉर्मल मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन के जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन रोल देखिएगा, फर्स्ट वन जो रोल है वो देखो, पहला रोल ये कह रहा है लेबर। तो लेबर में क्या कर रहा है, लेबर मतलब यूट्रस से रिलेटेड है, ठीक है। लेबर में क्या कर रहा है, कॉज कॉन्ट्रैक्शन, लेबर में क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि लेबर के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रोल है ऑक्सीटोसिन का लेबर में, वो क्या है, यूट्रस के अंदर जो फोर्स और फ्रीक्वेंसी है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इमेज में देखिएगा, अगर फोर्स और फ्रीक्वेंसी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की क्या होंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, तो क्या होगा, बच्चा नीचे की तरफ डिसेंड होगा, बच्चा नीचे की तरफ डिसेंड होगा तो क्या होगा, क्राउनिंग वगैरह है, डिसेंड होने कर क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे बाहर आकर के क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, ठीक है। बच्चे की डिलीवरी में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो पहला इसका जो फिजियोलॉजिकल रोल है लेबर के अंदर, जो यूट्रस है लेबर में क्या करता है, यूट्रस के फोर्स और फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है वहाँ पे, जिससे बच्चा इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट वन है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में ये क्या कर रहा है, मायो एपिथेलियम ऑफ मेमोरी ग्लैंड को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रेस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी मैंने ऊपर आपको बता दिया गया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन पूरा ही लिख देता हूँ यार, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मायो एपिथेलियम ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मायो एपिथेलियम ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स में क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। मायो एपिथेलियम मेमोरी ग्लैंड्स में क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। और वो कॉन्ट्रैक्शन होने के मायो एपिथेलियम ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप होंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो मिल्क वहाँ पे बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, प्रोलैक्टिन, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत बार दोनों चीज़ें ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन कंफ्यूज कर देते हैं, किस पार्ट से रिलीज हो रहे हैं, ये कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी कर रहा है। ऑक्सीटोसिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम कैसे कर रहा है, देखिएगा। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम के बीच में क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन या रेगुलेट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम के बीच में क्या कर रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम कर रहा है। अब तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं ये देखिएगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक नर्व एंडिंग से दूसरी नर्व एंडिंग पर जो भी पर्टिकुलर मैसेज होता है, ठीक है, उनको ले जा करके जो नर्व इंपल्सेज होती हैं, जो मैसेज होता है, उस मैसेज को वो पास करते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा एसीएच, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, सीरोटोनिन, ठीक है, डोपामीन, ये सारे क्या हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करता है, जिसकी वजह से इनकी जो फंक्शनिंग है वो क्या हो रही है, रेगुलेट हो पा रही है। आज की क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, वरना कल आज की क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।